So, hello everyone, Hitesh here. Today, we're gonna talk about the movie The Avengers. ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यानी कि MCU की 6th मूवी है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी. इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कॉस्मिक क्यूब यानी कि टेसरेक्ट और ये पता चलता है कि कॉस्मिक क्यूब अब फिर से शुरू हो चुका है और ये बातें चल रही है द अदर और लोकी के बीच में. थैनोस की तरफ से लोकी को एक शानदार हथियार मिलता है जिसकी मदद से लोकी अर्थ पर आकर उस टेसरेक्ट की मदद से एक दूसरे स्पेस का रास्ता खोल सकता था जिससे कि चित्तौरी आर्मी जो कि थानोस के मीडिएटर की आर्मी थी वो इस दुनिया पर आकर हमला कर इस पूरी दुनिया को लॉकी के अंडर कर सकती थी. इन दोनों का बस ये मकसद था कि पूरी दुनिया पर यानी कि अर्थ पर हमला करके वो अर्थ लॉकी के हाथ में सौंप दी जाए और लॉकी उसे उसके बदले में टेसरेक्ट यानी कि कॉस्मिक क्यूब दे. यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर में निक फ्यूरी शील्ड एजेंसी के अंदर उतरते हैं. वहाँ पर उनका खास एजेंट फील कोल्सन उनका वेलकम करता है. दोनों मिलकर आपस में बातें करने लगते हैं टेसरेक्ट की. वहाँ पर फील कोल्सन निक फ्यूरी को बताता है कि कुछ दिनों से इस टेसरेक्ट के अंदर अजीब अजीब से परिवर्तन आने लगे हैं और ऐसा लगता है कि अभी खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो गया है. इसके अंदर से कई बार हमें गामा रेडिएशन और कई दूसरी तरंगे देखने को मिली है. क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? तब वहाँ पर निक फ्यूरी कहता है कि इसके लिए हमें एक खास वैज्ञानिक एरिक सेल्विक की जरूरत है. एरिक सेल्विक वही वैज्ञानिक है जो वर्जीनिया की अर्लिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर हल्क वाले सुपर सोल्जर प्रोसेस के अंदर भी शामिल थे. जब एरिक सेल्विक वहां पर आकर उस टेसरेक्ट की शक्तियों को देखते हैं तो वो एकदम से हैरान हो जाते हैं और उसी वक्त वहां पर एंट्री होती है लॉकी की. वहां मौजूद शील्ड के ही कुछ सैनिक मिलकर लॉकी का सामना करने की कोशिश करते हैं लेकिन क्योंकि लॉकी तो एक देवता है और पलक झपकते ही वहां पर सभी सैनिकों को मार गिराता है और वहीं पर वो टेसरेक्ट को चुराकर भागने की कोशिश करता है. निक फ्यूरी उसे रोकने के लिए अपना पूरा दम लगा देता है लेकिन फिर भी वहां से लोकी टेसरेक्ट को चुराकर भागने में सफल हो जाता है. और उसके बाद में जब निक फ्यूरी को ये पता चलता है कि लॉकी के इरादे इस पूरी दुनिया पर कब्जा करने को लेकर है तो वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने पुराने प्लान यानी कि एवेंजर्स इनिशिएटिव को पूरी तरीके से फिर से स्टार्ट करेगा और उनकी मदद से यानी कि जितने भी एवेंजर्स हैं उन सभी को इकट्ठा करके लॉकी से टेसरेक्ट को फिर से वापस लेकर आएगा. यहीं पर एक खास बात मैं आपसे और बताना चाहता हूँ. एवेंजर्स इनिशिएटिव के बाद में शील्ड ने एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम था फेज 2. इस फेज 2 के अंदर शील्ड ये चाहती थी कि वो एक ऐसा हथियार बनाए टेसरेक्ट की एनर्जी से जो कि किसी भी दूसरी दुनिया से आए देवता या किसी भी दूसरी दुनिया से आए दुश्मन को मारने में सक्षम हो. क्योंकि लास्ट टाइम जब 2011 में थॉर आई थी और थॉर के साथ में जब डिस्ट्रॉयर वहां पर न्यूयॉर्क सिटी में आया था तब उनको ये पता चला था कि दूसरी दुनिया में भी कई सारे लोग और कई सारे दुश्मन हैं जो हमारी दुनिया पर आकर कब्जा जमाना चाहते हैं और उनसे लड़ने के लिए हमारी टीम हमारी आर्मी उनके सामने चींटी बराबर है. तो उन्हीं से लड़ने के लिए शील्ड ने फेज 2 का इजाद किया था. शील्ड से निकलने से पहले वहां पर लॉकी, एरिक सेल्विक और साथ ही बर्टन यानी कि हॉकाय इन दोनों का माइंड डाइवर्ट कर देता है और उन्हें अपने साथ में मिला लेता है ताकि लॉकी इस पूरे टेसरेक्ट की मदद से एक ऐसा पोर्टल खोल सके जिससे कि चित्तौरी आर्मी इस अर्थ पर आ सके. वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निक फ्यूरी, एजेंट कोल्सन और साथ ही नताशा रोमानोफ तीनों मिलकर एवेंजर इनिशिएटिव के सभी पार्टनर्स को इकट्ठा करना शुरू करते हैं. सबसे पहले निक फ्यूरी पहुंचते हैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के पास में और उसे बताते हैं कि इस दुनिया के ऊपर खतरा मंडरा रहा है. हमारे पास में एक टेसरेक्ट था जिसके अंदर काफी सारी ऊर्जा थी और हो ना हो तुम इसके बारे में काफी पहले से जानते हो तो इसके लिए तुम ही सबसे सही इंसान रहोगे क्योंकि तुम्हें टेसरेक्ट के बारे में काफी कुछ पता है और अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और लॉकी से टेसरेक्ट को वापस लाने में हमारी मदद करो. वहीं पर सीन शिफ्ट होता है नताशा रोमानोफ की तरफ जो कि पहुंचती है इंडिया के कोलकाता शहर में जहां पर हल्क यानी कि ब्रूस बैनर मौजूद है. वो उसे पागल बनाकर एक शांत शहर से दूर कहीं पास में ले आती है और उसे कहती है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है. तुम गामा रेडिएशन के एक बहुत ही खास वैज्ञानिक हो और टेसरेक्ट जिसके अंदर से कई समय पहले से थोड़ी थोड़ी लो रेडिएशन के अंदर गामा वेव्स निकल रही थी तो तुम गामा वेव्स को काफी अच्छे तरीके से समझते हो. हमें तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें हमारे साथ में शील्ड फैसिलिटी चलना पड़ेगा. और वहीं पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फील कोल्सन जो कि सीधा पहुंचता है टोनी स्टार्क के पास में. यहाँ पर टाइम आता है सभी एवेंजर्स का आपस में मिलने का और हम देखते हैं कि एजेंट फील कोल्सन अपने एक विमान के अंदर कैप्टन अमेरिका के साथ में
हेली कैरियर पर आ रहा होता है। तभी फिल कोल्सन कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स से कहता है कि वो उसका बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन है और साथ ही उसके ट्रेडिंग कार्ड्स भी हमेशा अपने पास में रखता है। और जैसे ही जब वो दोनों हेली कैरियर पर पहुंचते हैं तो वहां कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स की मुलाकात ब्रूस बैनर यानी कि हल्क से होती है और दोनों आपस में मिलकर काफी खुश होते हैं। तभी थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि वो जहाज पानी के अंदर एज अ सबमरीन नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा हेली कैरियर होता है जिसके अंदर 4 बड़े बड़े इंजन लगे होते हैं और पलक झपकते ही वो पूरा का पूरा जहाज पानी से आसमान की ओर उड़ना शुरू कर देता है। और तभी वहां पर निक फ्यूरी एक कंप्यूटराइज्ड होलोग्राम को स्टार्ट कर देते हैं जिसकी मदद से पूरा का पूरा हेली कैरियर इनविजिबल यानी कि अदृश्य हो जाता है, बाकी सभी की नजरों से ओझल। तभी वहां पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं एरिक सेल्विक जो कि हॉकाय यानी कि बर्टन से बात कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि इस टेसरेक्ट के अंदर इतनी ऊर्जा है कि हम इसे किसी भी चीज से काबू नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज है जिसका नाम है एरिडियम। एरिडियम उल्का पिंडों से निकला एक ऐसा धातु है जो इसकी टेसरेक्ट यानी कि इसकी पूरी एनर्जी सोर्स को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हमारे काम में आ सकता है। तब वहां पर हॉकाय कहता है कि वो हमें जर्मन के एडगेट में मिल सकता है और तभी वहां पर लॉकी और हॉकाय जर्मनी में पहुंचते हैं। लेकिन अब क्योंकि शील्ड का जो हेली कैरियर होता है वो काफी ज्यादा अपग्रेडेड होता है, वो वहां पर मौजूद सभी वायरलेस कैमरास को भी कंट्रोल कर सकते थे, तो उन्हें पता चल जाता है कि जर्मनी के अंदर लॉकी और साथ ही बर्टन को देखा गया है। निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका को उसका सूट पहनने के लिए कह देता है और तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका अपना नया सूट जिसके अंदर फिल कोल्सन ने कुछ अपडेट्स भी किए थे उसे पहनकर सीधा जर्मनी पहुंचता है। जर्मनी के अंदर हमें दिखाया जाता है एक शानदार पार्टी चल रही होती है जिसके अंदर वहां का एक मेन कमांडर उस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर ही रहा होता है। तभी वहां पर लॉकी आ जाता है और लॉकी अपनी उस खास छड़ी की मदद से उस पूरी की पूरी पार्टी को तबाह कर देता है और साथ ही इस मेन कमांडर की आंख की होलोग्राम को सीधा बर्टन के पास में पहुंचा देता है और बर्टन वहीं खड़ा होता है जहां पर एरिडियम मौजूद होता है। हालांकि बर्टन तो उस एरिडियम को वहां से लेकर भाग जाता है, लेकिन क्योंकि लॉकी के अंदर राजा बनने की एक काफी जोर की ललक थी जैसे वो अपनी शक्ति को वहां मौजूद सभी लोगों के सामने दिखाना चाहता था और ये बताना चाहता था कि वो आखिर इस दुनिया के लोगों से कितना ज्यादा ताकतवर है और उसके अंदर कितनी शक्ति है। और वो वहां पर पहुंचकर सभी लोगों से कहता है कि मेरे सामने घुटने टेको। लेकिन तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा होकर उसे कह देता है कि हम तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेंगे। तभी वहां पर लॉकी गुस्सा आता है और वो अपनी छड़ी से उस बूढ़े इंसान को मारने के लिए अपना हथियार उठाता ही है, लेकिन तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका की एंट्री हो जाती है और वो इससे कहता है कि तुम इस दुनिया पर कभी भी अपना कब्जा नहीं कर सकते। और उसी की बचाव के अंदर वहां पर लॉकी और कैप्टन अमेरिका के बीच में एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर टोनी स्टार्क भी आ जाता है और जब टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका को लॉकी अपने सामने देखता है तो उसके छक्के छूट जाते हैं और तभी वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। उस वक्त लॉकी उन सभी के साथ में चुपचाप उस हेली कैरियर पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके मन के अंदर क्या षड्यंत्र चल रहा है इसके बारे में अभी तक एवेंजर्स को कुछ भी पता नहीं होता। जब वहां पर ब्रूस बैनर से बातचीत होती है तब उन्हें पता चलता है कि आखिरकार लॉकी कर क्या रहा है। यहाँ पे इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है, हमें ये पता चलता है कि लॉकी टेसरेक्ट की मदद से एक ऐसा पोर्टल खोलना चाहता है जिसकी मदद से चित्तौरी आर्मी इस पूरी पृथ्वी पर आकर हमला कर सके। लेकिन टेसरेक्ट को ऐसा करने के लिए अपने आप में बैलेंस बनाना काफी जरूरी है और उसी बैलेंस को बनाने के लिए उन्हें एरिडियम की जरूरत थी जो कि वो हमसे चुरा कर ले गए हैं। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती। एरिडियम के साथ साथ उन्हें 12,000 करोड़ सेल्सियस डिग्री की जरूरत थी जो कि एक काफी ऊर्जावान जगह से ही मिल सकती थी और वो इस पूरी की पूरी कैलिफोर्निया में एक ही जगह थी, स्टार्क टावर। अब क्योंकि लॉकी का प्लान था कि वो खुद ब खुद अपने आप को सरेंडर करेगा और वहाँ हेली कैरियर के अंदर जाकर तबाही मचा देगा और इसी तबाही के लिए वो हॉकाय का इस्तेमाल करता है। हॉकाय अपने साथ में शील्ड के ही कॉस्ट्यूम पहने हुए कुछ एजेंट्स को एक प्लेन के अंदर लेकर सीधा पहुंचता है हेली कैरियर के पास में और वहां पर एक तीर मार देता है इंजन नंबर 3 के ऊपर, जिसकी वजह से इंजन नंबर 3 बंद हो जाता है और हेली कैरियर धीरे धीरे जमीन की ओर गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर टोनी स्टार्क अपना दिमाग यूज करता है और उस पूरे इंजन 3 के अंदर जाकर उसे पुश कर उसे वापस से स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी के चलते उसका सूट बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। जिस कैद में लॉकी को रखा जाता है वो वहां के लॉक को खोलकर वहां से लॉकी को आजाद कर देते हैं। लेकिन उसी बीच वहां पर थॉर आ जाता है और जैसे ही थॉर लॉकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लॉकी अपनी जादुई चालें चलता है और उस कैद के अंदर अपने आप को बाहर निकालता हुआ थॉर को वहीं पर बंद कर देता है। लेकिन उसी बीच वहां पर थॉर को सहारा देने के लिए फिल कोल्सन पहुंचता है और उसके हाथ में होता है फेज 2 का वही ऑटोमेटिक वेपन जो कि उन्हीं सब घटनाओं से रक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन जैसे ही फिल कोल्सन उस पर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर लॉकी पीछे से आकर जादुई छड़ी फिल कोल्सन के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर नताशा और हॉकाय के बीच में
में एक काफी जोरदार की फाइट चल रही होती है। तभी वहाँ पर नताशा हॉकाई को एक खींचकर मुक्का देती है और उसका दिमाग रीसेट कर देती है, जिसकी वजह से हॉकाई का कंट्रोल जो कि लॉकी के हाथ में था अब उससे छूटकर खुद ब खुद वापस से हॉकाई के हाथ में आ जाता है। और जिस प्लेन के अंदर हॉकाई उस पूरे हेली कैरियर पर आया था, लॉकी उस हेली कैरियर में वहां से इस प्लेन के अंदर बैठकर निकल जाता है और सीधा पहुंचता है स्टार्क टावर पर, जहां पर उसने रिक सेल्विक की मदद से टेसरेक्ट को उस पूरी की पूरी मशीन के अंदर फिट कर दिया था, जो कि पोर्टल खोलने के अंदर सक्षम थी। थोड़ी ही देर में जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तब वहीं पर निक फ्यूरी के ऑफिस के अंदर कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क और साथ ही नताशा रोमानोफ सभी वहां पर बैठकर आपस में इस हमले के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं। तब उन्हें निक फ्यूरी के द्वारा पता चलता है कि इस लड़ाई के अंदर उन्होंने अपना सबसे खास एजेंट यानी कि फील कोल्सन खो दिया है और फील कोल्सन बस यही चाहता था कि एवेंजर्स इनिशिएटिव एक बार फिर से कायम हो जाए और पूरी की पूरी टीम दुनिया को बचाने के लिए अग्रसर हो जाए। इस बात का पता टोनी स्टार्क और साथ ही स्टीव रॉजर्स को चलता है तो वो काफी ज्यादा टूट से जाते हैं और आपस में दिमाग लगाने लगते हैं कि आखिरकार हमने गलती कहां पर की है। तभी वहां पर टोनी स्टार्क का दिमाग काम करता है और उसे पता चलता है कि उन्हें ऊर्जा की जरूरत थी और ऊर्जा तो सिर्फ और सिर्फ कैलिफोर्निया में मेरी कंपनी यानी कि स्टार्क इंडस्ट्रीज में है, तो क्यों ना हम सीधा जाकर वहीं पहुंचे और वहां पर लॉकी को धूल चटा दें। पोर्टल के खुल जाने की वजह से पूरी की पूरी चित्तौरी आर्मी आकर कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया के लोगों पर हमला करने लगती है। देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका, नताशा रोमानोफ और साथ ही हॉकाई, उसी बीच वहां पर थॉर भी आ जाता है और उसी के बाद में वहीं पर हल्क की भी एंट्री हो जाती है। और तभी स्टीव ब्रूस बैनर से कहता है कि ये टाइम आ गया है गुस्सा होने का। तब वहां पर ब्रूस स्टीव से कहता है कि यही तो मेरा राज है, आई एम ऑलवेज एंग्री, यानी कि मैं हमेशा ही गुस्सा रहता हूँ। और सामने से आती हुई चित्तौरी आर्मी की बड़ी बस स्टैंड को एक मुक्के के अंदर तांगा स्टैंड बना देता है। उसी बीच वहां पर निक फ्यूरी को शहर के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और कंट्रोलर्स का फोन होता है और वो निक फ्यूरी से कहते हैं कि अगर हम उस टेसरेक्ट से बने पोर्टल को बंद नहीं कर सकते तो उस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ही क्यों ना उड़ा दें। और वो उस पूरी इंडस्ट्री को उड़ाने के लिए आदेश दे देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि हेली कैरियर से एक हवाई जहाज निकल जाता है एक बड़ी सी मिसाइल के साथ में, जो कि न्यूयॉर्क के ऊपर गिराने वाला होता है। तभी वहां पर निक फ्यूरी टोनी स्टार्क को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि एक बड़ी सी मिसाइल 2.5 मिनटों के अंदर पूरे शहर पर गिरने वाली है, जल्दी कुछ करो नहीं तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। उसी बीच वहां पर नताशा उस टेलीपोर्टल के पास में पहुंच जाती है उस लॉकी की छड़ी के साथ में और सभी को कहती है कि मैं इस पोर्टल को बंद कर सकती हूँ। लेकिन तभी वहां पर टोनी स्टार्क नताशा से कहता है कि नहीं, 2 मिनट जरा रुको, मेरे पास में एक बहुत बड़ी मिसाइल है और मैं जानता हूँ कि इसे कहाँ पहुंचाना है। टोनी स्टार्क अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए उस मिसाइल को उस पूरी वॉरशिप यानी कि चित्तौरी आर्मी की जो वॉरशिप थी उसके अंदर ले जाकर फेंक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां से उसके आने में टाइम लग जाता है और तब कैप्टन अमेरिका नताशा को ये ऑर्डर देता है कि पोर्टल को बंद कर दो और नताशा को ये बात माननी ही पड़ती है। जैसे ही वो पोर्टल बंद करने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आयरन मैन उस पोर्टल से नीचे गिरता हुआ मिलता है और तभी वहां पर कैप्टन कहता है कि आखिरकार आयरन मैन ने कर ही दिया, लोहे के जिगर वाला इंसान। और जब वो गिरता है तब वहां पर थॉर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच वहां पर हल्क आ जाता है और आयरन मैन को बचा ही लेता है। इसी के साथ ये फाइट कंप्लीट यहाँ पर खत्म होती है। लेकिन तब थॉर कहता है कि ये फाइट अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई और सभी एवेंजर्स मिलकर टोनी स्टार्क की स्टार्क टावर पर पहुंचते हैं और लॉकी को पकड़ लेते हैं। इस मूवी के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि थॉर लॉकी को अपने साथ में लेकर टेसरेक्ट को भी एसगार्ड पर पहुंच जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है वही मीडिएटर जो कि थैनोस और लोकी के बीच में था और वो आकर थैनोस से कहता है कि हमने पृथ्वी के लोगों को कमजोर समझने की बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, उनसे टकराना यानी कि मौत को दावत देना। और तभी हमें दिखाई जाती है थैनोस की एक स्माइल और इसी के साथ ये मूवी कंप्लीटली यहाँ पर फिनिश होती है। गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में मैं MCU का 7th पार्ट यानी कि आयरन मैन 3 जल्द ही अपने चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।